वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग द्वितीय अफगान साम्राज्य या फिर सूरी वंश या फिर सूरवंश की चर्चा कर रहे थे, जो 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर शासन करता है। और इसका जो संस्थापक था वह एक महान शासक जिसका नाम था शेर खां या फिर शेर शाह सूरी, जो 10 जून 1540 ईस्वी से 22 मई 1545 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। और उसने सूरी वंश की स्थापना की और 10 जून 1540 को इसका राज्याभिषेक होता है और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है उक्का नामक तोप के कारण। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब वह अपने अंतिम अभियान कालिंजर पर अभियान करता है 1545 ईस्वी में, तो वहाँ के राजा पर वह उसका जो किला है कालिंजर का किला, जिसे बुंदेलखंड की कुंजी कहते हैं, तो उस पर आक्रमण करने के लिए तोप का प्रयोग करता है। और जैसे ही तोप उक्का नामक तोप से वह गोला बारूद को छोड़ता है तो दीवार पर जो बारूद था उस पे आग लग गई, जिसके कारण यह बुरी तरह से झुलस गया। और झुलसने के बाद 22 मई 1545 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसको कालिंजर पर विजय की खबर मिल जाती है। तो ये तो था, हमने पिछले वीडियो में देखा। पिछले वीडियो में हमने प्रशासनिक और सैन्य विभाग को देखा और किस प्रकार से प्रशासन चल रहा था उसके बारे में देखा। उसके बाद सैनिक अभियानों को देखा। और इस वीडियो में हम लोग ये जो शेरखां है उसका प्रशासनिक मॉडल, भू राजस्व व्यवस्था और टैक्स व्यवस्था यानी कि कर व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसा उसका मॉडल था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले प्रशासनिक मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रशासनिक मॉडल जो था शेर शाह सूरी का, वह 5 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला केंद्रीय प्रशासन, उसके अंदर में प्रांतीय प्रशासन होता था। हालांकि यह विवादित है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डॉक्टर कानूनगो के अनुसार, डॉक्टर कानूनगो ने क्या कहा कि इसके पास केंद्रीय प्रशासन का अभाव था। लेकिन डॉक्टर परमात्मा शरण ने कहा कि नहीं, जो शेर खां था, शेर शाह सूरी था, उसके पास प्रांतों का अस्तित्व था। तो प्रांतीय प्रशासन विवादित था, तो इसे हम लोग मान के भी चल सकते हैं और नहीं मान के भी चल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सरकार और जो परगना है, सिख है, जिला है, इसी से कभी कतार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रशासनिक मॉडल में जो केंद्रीय प्रशासन था वह, उसका एक मुख्य मालिक कौन था? सुल्तान, जैसे कि शेर खां और अन्य शासक जो थे। तो केंद्रीय, चूंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो शेर शाह सूरी का प्रांतीय प्रशासन था, जो सूर्य साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन था, वह अति केंद्रित हो गया था। इसी कारण यह पतन का कारण भी बना। तो अति केंद्रित यानी कि सारा जो शक्ति था वह सुल्तान के हाथों में चला गया था और वह निरंकुश भी होता था। तो केंद्रीय प्रशासन सबसे ऊपर था और उसका जो हेड होता था, उसका प्रमुख सुल्तान होता था। उसके अंदर में प्रांतीय प्रशासन होता था जो विवादित है। अभी हमने बताया डॉक्टर कानूनगो के अनुसार प्रांतीय प्रशासन था, जबकि प्रांतीय प्रशासन नहीं था, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रांतीय प्रशासन था। यह पिछले वीडियो में हमने बता दिया। प्रांतीय प्रशासन के अंदर कई सरकार बने थे। जो जिला था वह सरकार में बटा हुआ था, कि जो प्रांत था वह सरकार में बटा हुआ था। और यह जो सरकार था, 47 सरकार था। पूरे बंगाल में सरकारों की संख्या कितनी थी? तो 47। याद रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट है कि शेर खां के शासन में कुल 47 सरकार जो था, यानी कि जो शासन था वह 47 हिस्सों में बटा हुआ था।
काफी इंपॉर्टेंट है कि सरकार की संख्या कितनी थी, तो 47। याद रखेंगे कि जो प्रांतीय प्रशासन, जो गवर्नमेंट था वह 47 हिस्सों में बटा हुआ था। कहां पे? बंगाल में। पहली बार सिकदारों की देखरेख हेतु अमीने बंगाल या अमीर ए बंगाल के पद का निर्माण हुआ था। और सरकार जो था वह परगना या फिर सिख या फिर जिला में बटा हुआ था। याद रखेंगे। और उसके प्रमुख को हम लोग क्या कहते थे? सिकदार या सिकदारे सिकदरान, जो सामान्य प्रशासन एवं सैन्य विभाग देखता था, इसे सिकदार भी कहते थे। और यही अध्यक्ष भी होता था। याद रखेंगे। और जो परगना या फिर सिख या जिला था वह मुंसिफ में भी बटा हुआ था। मुंसिफ है, मुंसिफान या उसे मुंसिफ भी कहते थे, जो भू राजस्व एवं न्याय विभाग देखता था। तो इसी सिकदार की देखरेख के लिए पहली बार सिकदारों की देखरेख हेतु किसकी नियुक्ति की गई? अमीने बंगाल या उसे अमीर ए बंगाल भी कहा जाता है। और इसी बंगाल की राजनीतिक एवं आर्थिक एकता को बनाए रखने के लिए अमीने बंगाल पद की निर्माण की गई, जिसे जो बंगाल का सूबेदार होता था। और इस पद पर पहला नियुक्त होने वाला कौन था? तो काजी फजीलात। तो अमीने बंगाल के पद पर पहला नियुक्त होने वाला बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम था काजी फजीलात। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। तो केंद्रीय प्रशासन का हेड कौन था? सुल्तान। केंद्रीय प्रशासन बटा हुआ था प्रांतीय प्रशासन में, जो विवादित था। प्रांतीय प्रशासन सरकार में बटा हुआ था। और सरकार की संख्या कितनी होती थी? तो 47। यह 47 हिस्से कहां पे बने हुए थे? बंगाल में। और पहली बार सिकदारों की देखरेख हेतु अमीने बंगाल या अमीरे बंगाल के पद का निर्माण किया गया था। और यह जो अमीरे बंगाल या अमीने बंगाल था वह बंगाल की राजनीतिक एकता एवं आर्थिक एकता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। और यह जो अमीने बंगाल था उसका मतलब होता था बंगाल का सूबेदार। और इस पद पर पहला नियुक्त होने वाला कौन था? तो काजी फजीलात। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। यह सरकार जिला में बटा हुआ था, जिसे परगना भी कहते थे या फिर सिख भी कहते थे। परगना, सिख या जिला। और इसके प्रमुख को हम लोग सिकदार या सिकदारे सिकदरान कहते थे या फिर सिकदार कहते थे। तो सिकदारे सिकदरान या सिकदार कहा जाता था परगना या सिख या जिला के प्रमुख को, जो सामान्य प्रशासन एवं सैन्य विभाग देखता था। और यही अध्यक्ष होता था। और एक बार जिला में एक मुंसिफे मुंसिफान होता था। मुंसिफे मुंसिफान नाम का एक पद होता था जिसे मुंसिफ भी कहा जाता था। यह भू राजस्व एवं न्याय विभाग देखता था। प्रत्येक परगना में 2 कारकुन यानी कि 2 मुंशी की व्यवस्था होती थी और एक फौजदार यानी कि खजांची यानी कि क्लर्क की व्यवस्था होती थी। तो प्रत्येक परगना में 2 कारकुन यानी कि मुंशी एवं एक फौजदार यानी कि खजांची की नियुक्ति होती थी। ये याद रखेंगे। परगना गांव में बटा हुआ था। परगना के अंतर्गत गांव आते थे और गांव भी 2 पदों में बटा हुआ था। एक का नाम था मुकदम, जो मुखिया होता था, गांव का प्रमुख होता था मुकदम यानी कि मुखिया, और वह प्रशासनिक विभाग को देखता था। और दूसरा जो होता था उसे पटवारी कहते थे। यह कृषकों की भूमि की उपज का और ब्यौरा लेता था कि कृषकों की भूमि का उपज एवं उसका ब्यौरा लेता था, जिसे पटवारी कहते थे। गांव भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक का नाम था डेल और दूसरे का नाम था मौजा। डेल कृषि एवं निवास विभाग देखता था, जबकि मौजा जो होता था केवल कृषि विभाग देखता था। तो एक बार हम लोग इसको एक बार फिर से देख ले प्रशासनिक मॉडल को,
कि जो शेर शाह सूरी का प्रशासनिक मॉडल था वह 5 हिस्सों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन, उसका प्रमुख सुल्तान होता था। केंद्रीय प्रशासन के अंदर में प्रांतीय प्रशासन आता था जो विवादित था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार प्रांतीय प्रशासन नहीं था शेरशाह के शासनकाल में, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रांतीय प्रशासन का अस्तित्व था। प्रांतीय प्रशासन सरकार में बटा हुआ था और कुल सरकारों की संख्या बंगाल में कितनी थी? तो 47। और पहली बार सिकदारों की देखरेख के लिए अमीने बंगाल या अमीर ए बंगाल के पद का निर्माण किया गया। और यह जो अमीरे बंगाल या अमीने बंगाल था वह बंगाल की राजनीतिक एवं आर्थिक एकता को भी बनाए रखता था। अमीने बंगाल बंगाल का सूबेदार होता था और इस पद पर जो पहला नियुक्त होने वाला व्यक्ति था वह काजी फजीलात था। यह पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। और सरकार के अंदर में जो होता था उसे परगना कहते थे या फिर सिख कहा जाता था और या फिर जिला कहा जाता था। और इसके प्रमुख को सिकदार कहा जाता था। सिकदार का एक और नाम था सिकदारे सिकदरान। तो सिकदरान या फिर सिकदार होता था जो सामान्य प्रशासन एवं सैन्य विभाग देखता था और यही सिख का अध्यक्ष भी होता था। और सिख जो होता था उसके अंदर एक और पद होता था जिसे मुंसिफान कहा जाता था या केवल मुंसिफ कहा जाता था। यह भू राजस्व एवं न्याय विभाग देखता था और साथ ही साथ प्रत्येक परगना में 2 कारकुन होते थे यानी कि 2 मुंशी होते थे एवं एक फौतदार होता था। फौतेदार का मतलब होता है खजांची यानी कि क्लर्क की नियुक्ति होती थी। परगना गांव में बटा होता था जिसके 2 प्रमुख होते थे, जिसका प्रमुख जो होता था मुकदम कहलाता था। मुकदम यानी कि मुखिया। और यह प्रशासनिक विभाग देखता था। प्रशासनिक विभाग देखता था कौन? मुकदम यानी कि मुखिया। और दूसरा जो होता था वह पटवारी होता था जो कृषकों की भूमि का उपज एवं ब्यौरा लेता था। गांव भी 2 हिस्सों में बटा होता था, एक डेल और दूसरा मौजा। डेल जो होता था वह कृषि एवं निवास के संबंधित मामलों को देखता था जबकि मौजा केवल कृषि विभाग को देखता था। यह स्ट्रक्चर हमने समझा दिया। तो अगर परीक्षा में आए, अगर मेंस राइटिंग में आए तो इसी व्यू में हम लोग लिखेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, समय का भी बचत होगा और एक अच्छा ढांचा भी होगा और इसी में हम लोग सारा चीज बता भी देंगे और यह काफी अच्छा मार्क्स दिलाने वाला भी होगा। तो ये तो था प्रशासनिक मॉडल। अब हम लोग आते हैं शेर शाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था पर। तो भू राजस्व व्यवस्था 6 भागों में बटा हुआ था। भू राजस्व 6 भागों में। पहला जो भू राजस्व विभाग था यानी कि भूमि माप पर आधारित जब्ती प्रणाली को अपनाया। जब्ती प्रणाली टोडरमल पद्धति पर आधारित था। भूमि माप के हेतु गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग, जिसका माप कितना होता था? 32 अंगुल। तो पहला बात कि जो भूमि मापने के लिए इस्तेमाल होता था वह जब्ती प्रणाली का इस्तेमाल होता था। जब्ती प्रणाली यानी कि जब्त करके। और यह जो जब्ती प्रणाली था किसकी द्वारा बनाया गया था? तो टोडरमल पद्धति यानी कि राजा टोडरमल के द्वारा यह बनाया गया था। तो उसी के सिद्धांत पर यह भूमि माप की पद्धति अपनाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी या एवं सन की डंडी का प्रयोग होता था जिसका मान 1 बराबर 32 अंगुल के बराबर यानी 32 इंच के बराबर होता था। गजे सिकंदरी का निर्माण किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने, जो हमने लोदी वंश में बताया है। तो भूमि माप पर आधारित किस प्रणाली को अपनाया? जब्ती प्रणाली को, यानी कि जब्त करके भूमि को माप लिया जाता था। तो भूमि माप पर आधारित जब्ती प्रणाली को अपनाया और यह जो जब्ती प्रणाली था राजा टोडरमल की पद्धति पर आधारित था। और भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी इस तरह का होता था।
तो इस तरह के लिए, और एक इस तरह से गोला भी लगाया रहता था। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे सन की डंडी का, किसमें, शेरशाह सूरी में। और इसमें एक का मान 32 अंगुल या 32 इंच के बराबर होता था। माप की इकाई जरीब कहलाती थी, जो मापने की इकाई थी जरीब कहलाती थी। लेकिन फसल खराब होने पर भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी, नाबूद। और यह अहमद खां की पद्धति पर आधारित था। तो जो भूमि माप की इकाई थी वह जरीब कहलाती थी, लेकिन जब फसल खराब हो जाती थी तो उस समय जो भूमि माप की पद्धति का इस्तेमाल होता था वह नाबूद कहलाता था। और यह किस पद्धति पर आधारित था, तो अहमद खां की पद्धति पर आधारित था, याद रखेंगे। कर लेने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है कि कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए सीधे किसानों से संपर्क किया जाता था, यानी कि डायरेक्ट किसान के पास चला जाता था और उसी से ही टैक्स ले लिया जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है जब कर लेने के लिए सीधे किसानों से संपर्क किया जाता है। एक व्यवस्था महालवाड़ी होता है जिसके लिए गांवों से संपर्क, यानी महाल का मतलब होता है गांव। और तीसरा जमींदारी, इसमें हम लोग जमींदारों के हाथ में दे देते हैं और जमींदार टैक्स वसूलते हैं और सुल्तान को देते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आधुनिक भारत में करेंगे पूरा डिटेल में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है के द्वारा टैक्स लिया जाता था, यानी कि सीधे किसानों से संपर्क करके। भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, निम्न भूमि, मध्यम भूमि तथा उच्च भूमि, उत्तम भूमि। तो भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया। निम्न भूमि जहां पे उपज कम होता था, मध्यम भूमि जहां पे उपज ज्यादा और कम कभी कभी होता था, और एक उत्तम भूमि जहां पे हमेशा उपज जो होता था ज्यादा होता था। तो भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया, निम्न भूमि, मध्यम भूमि एवं उत्तम भूमि। पट्टा एवं कबूलियत सर्वप्रथम शुरुआत किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ चीज है कि पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत किसने की, तो शेर खां सूरी ने। पट्टा का मतलब होता है कि राज्य की तरफ से कृषकों को पट्टा दिया जाता था। जो किसानों को था जमीन कुछ दे दिया जाता था उपजाने के लिए, जिस पर किसान का नाम अंकित होता था, खेत का विवरण होता था एवं भू राजस्व की राशि निर्धारित होती थी। बदले में किसान राज्य को कबूलियत देते थे, यानी कि टैक्स देते थे, जिस पर किसान की स्वीकृति होती थी कि पट्टा जो होता था, जिस किसान के पास खेत नहीं होता था तो राजा उसे खेती करने के लिए एक खेत दे देता था, और जिस पर किसान का नाम लिखा होता था, उसके बाद उसके खेत का विवरण होता था, साथ ही साथ भू राजस्व की राशि निर्धारित होती थी। और बदले में किसान क्या देता था, तो कबूलियत देता था, यानी कि टैक्स देता था, जिस पर किसान की स्वीकृति होती थी। तो किसान की स्वीकृति के बिना सुल्तान राजस्व यानी कबूलियत नहीं ले सकता था, याद रखेंगे। तो पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत किसने की, सबसे पहले तो शेरशाह सूरी ने। बटाई एवं कनकूत, याद रखेंगे। तो बटाई एवं कनकूत, बटाई एवं कनकूत जो होता था वह अनुदान पर आधारित था, यानी कि मुल्तान, मालवा, राजस्थान एवं पंजाब में यह प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो बटाई एवं कनकूत यानी कि जमीन को बांटने की प्रक्रिया को कनकूत कहते थे। फसल के कटाई के बाद भूसा सहित जो बटाई होता था उसे कनकूत कहा जाता था। तो भूसा सहित बटाई नोट कर लें, भूसा रहित बटाई, यानी कि जब अनाज कट जाते थे तो भूसा के बिना जो बटाई होता था उसे हम लोग कनकूत कहते थे, और भूसा के साथ होता था उसे बटाई कहते थे। तो यह अनुदान पर आधारित था।
और इसमें राजस्थान, मालवा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और मुल्तान में यह प्रक्रिया अपनाई जाती थी। अब हम लोग आते हैं कर व्यवस्था पे। तो कर व्यवस्था पे जब हम लोग आते हैं तो उसमें 5 तरह के कर लिए जाते थे। कर व्यवस्था में 5 तरह का। पहला, जरीमाना। जरीमाना का मतलब होता था यह एक भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु 2.5% भूमि सर्वेक्षण कर लिया जाता था। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। जरीमाना यानी कि भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर यह भू राजस्व के अधिकार का एक वेतन के रूप में 2.5% लिया जाता था। यह जरीमाना कर होता था। जरीमाना का मतलब है भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु जो भू राजस्व निर्धारण करने जाते थे, भू सर्वेक्षण करने जाते थे, तो इसके अधिकार के लिए, चूंकि वह उनका अधिकार था, तो इस कारण 2.5% कर लिया जाता था, जिसे हम लोग जरीमाना कहते थे। तो जरीमाना कर लिया जाता था जो भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु 2.5% भूमि सर्वेक्षण कर होता था। दूसरा जो कर होता था वह महाशिलाना कहलाता था। महाशिलाना कर संग्रहकर्ता नामक कर, जो कर को संग्रह करता था उसके लिए एक 5% का कर लिया जाता था। याद रखेंगे कितना? 5%, यानी कि कितना? किसी भी हिस्से का 1/20 भाग, 1/20 भाग, याद रखेंगे। कुल उपज का 1/20 भाग या 5% महाशिलाना लिया जाता था, जो कर संग्रहकर्ता नामक कर कहलाता था। याद रखेंगे, यह भी पूछा गया फैक्ट है। महाशिलाना 5% यानी कि कुल उपज का 1/20 भाग कर संग्रहकर्ता, जो कर संग्रह करता था उसके लिए कर संग्रहकर्ता नामक कर दिया जाता था। भू राजस्व एवं लगान की दर कितनी निर्धारित थी? तो 33%, यानी कि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। कहीं कहीं 25% या उपज का 1/4 भाग लिया जाता था, जैसे कि मुल्तान में। तो भू राजस्व एवं लगान की दर कितनी निर्धारित थी? तो कुल उपज का 1/3 भाग या 33%, कहीं कहीं 25% या उपज का 1/4 भाग लिया जाता था, जैसे कि मुल्तान में। तो याद रखेंगे कि भू राजस्व एवं लगान की दर कितनी निर्धारित थी? तो कुल उपज का 1/3 भाग या 33%, और कहीं कहीं यह 25% या कुल उपज का 1/4 भाग भी लिया जाता था, जैसे कि मुल्तान में। सीमा शुल्क के नाम पर 2.5% लिया जाता था। जैसे कौन कौन सी सीमा तक? सिंधु तक और बंगाल तक। जो सीमा था शेरशाह सूरी का वह सिंधु तक था और इधर बंगाल। तो बंगाल एवं सिंधु तक सीमा शुल्क के नाम पर कितना टैक्स लिया जाता था? तो 2.5%, 2.5%। याद रखेंगे कि सीमा शुल्क नामक कर लिया जाता था 2.5%। कहां कहां? सिंधु तक और बंगाल के लिए। आकस्मिक आपदा, यदि कभी डिजास्टर आ जाए, कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसके लिए 2.5 सेर अनाज लिया जाता था। 2.1/2 सेर अनाज लिया जाता था, यानी कि 2.5 सेर। याद रखेंगे 2.5 सेर। तो आकस्मिक आपदा के लिए जो कर निर्धारित था वह था 2.5 सेर अनाज, 2.5 सेर अनाज। याद रखेंगे। तो 5 तरह का कर। एक जरीमाना जिसमें 2.5% का भूमि सर्वेक्षण कर होता था। महाशिलाना जो 5% या 1/20 भाग कर संग्रहकर्ता नामक कर होता था। भू राजस्व एवं लगान की दर निर्धारित थी 33% या कुल उपज का 1/3 भाग, कहीं कहीं 1/4 या 25% लिया जाता था। सीमा शुल्क के नाम पे 2.5% लिया जाता था, जो सिंधु तक एवं बंगाल पर निर्धारित था। और आकस्मिक आपदा में 2.5 सेर अनाज लिया जाता था। याद रखेंगे। अब हम लोग दफन के बारे में आते हैं कि शेरशाह सूरी को दफन कहाँ किया गया। तो शेरशाह सूरी का जो दफन है वह शेरशाह के मकबरा में किया गया, जो बिहार के रोहतास जिले के सहसराम या सासाराम में स्थित है। जो जब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके शेरशाह सूरी के जो
बनाए गए नमूने थे, यानी कि हम लोग इसके सार्वजनिक कार्यों को देखेंगे तो शेरशाह के मकबरा के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शेरशाह को दफन किया गया शेरशाह के मकबरा में, जो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है। शेरशाह का एक कथन था, कर निर्धारण में उदार रहो पर वसूली में कठोर। शेरशाह सूरी का एक कथन था कि कर के निर्धारण में उदार रहो लेकिन वसूली में कठोर, मतलब कि कर के निर्धारण में कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब वसूली करने जाएं तो एक पैसा ना कम न एक पैसा ज्यादा, यानी कि लेना है तो लेना है। तो शेरशाह का कथन था कर निर्धारण में उदार रहो पर वसूली में कठोर। और उसे दफन कहाँ किया गया था? तो शेरशाह का मकबरा जो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। तो ये तो था प्रशासनिक मॉडल, भू राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था, दफन और शेरशाह के कथन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग इसे पूरी तरह से समाप्त करेंगे और अन्य जो 6 शासक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके जो अन्य इतिहासकारों का कथन है उसको देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके सार्वजनिक कार्य का डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके अगले वीडियो में शायद इसे हम लोग समाप्त करेंगे पूरे सूरी वंश को। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक